हम कर रहे हैं 11th होम साइंस और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो आपका चैप्टर है ये 3 हिस्सों में है, क, ख और ग। तो सबसे पहले हम करेंगे हमारा क भाग यानी कि परिवार, हमारी फैमिली। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे परिवार का महत्व और परिचय, इम्पॉर्टेंस एंड इंट्रोडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। बच्चों देखिए, ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। इन डायग्राम्स को आप ध्यान से देखेंगे तो एक घर है, उसमें कुछ बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वयस्क हैं, है ना। और जो बड़े हैं यानी जो अडल्ट्स हैं, जो वयस्क हैं, वो बच्चों की देखभाल तो कर ही रहे हैं और साथ साथ बुजुर्गों की भी देखभाल कर रहे हैं। कुछ और पिक्चर्स को हम अगर ध्यान से देखें तो कई पिक्चर्स में बुजुर्ग नहीं हैं, केवल माता पिता या उनके बच्चे हैं। तो देखिए, ये जो रिश्ते होते हैं ये 3 आधार पर होते हैं। या तो हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं यानी जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, जैसे हमारे भाई बहन, हमारे मम्मी पापा। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो विवाह के जरिए होते हैं यानी मैरिज बेस पर होते हैं, जैसे मम्मी का पापा के साथ जो संबंध है, चाचा का चाची के साथ जो संबंध है, आपके दादा का दादी के साथ जो संबंध है, ये सारे किस पर आधारित है? विवाह पर। और कुछ संबंध ऐसे होते हैं जब हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। तो देखिए, इन संबंधों का आधार कुछ भी हो, कोई ना कोई रिश्ते का आधार जरूर होता है। सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक विविधता। देखिए, हर घर में, हर समाज में, हर परिवार में अलग अलग विविधताएं होती हैं, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। यानी किसी परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, किसी की अच्छी नहीं होती, किसी की बहुत अच्छी होती है, कोई मध्यम वर्ग का परिवार होता है ना। और सांस्कृतिक विविधताएं भी होती है, हमारी संस्कृतियाँ भी अलग अलग होती हैं, हमारे धर्म के हिसाब से, हमारी जाति के हिसाब से। तो ये कितनी भी विविधताएं कुछ भी क्यों ना हो, एक चीज़ जो होती है वो सभी परिस्थितियों में, सभी कंडीशंस में सेम होती है, समान होती है। क्या कि कम से कम 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। पीढ़ी क्या होती है? देखिए, आपके मम्मी पापा और आप में एक पीढ़ी का अंतर है। आपके जो दादा दादी हैं, दादा दादी, उसके बाद मम्मी पापा, उसके बाद आप, ये हम पीढ़ी इसे कह रहे हैं। तो कम से कम हम ये मानते हैं कि 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के व्यक्ति साथ में रहते हैं। यानी कि माता पिता और बच्चे, ये हो गई 2 पीढ़ियाँ। आपके माता पिता एक पीढ़ी में है और अगर उनके बच्चे हैं तो वो कौन सी हो गई? 2 पीढ़ियाँ। तो कम से कम 2 पीढ़ियाँ तो साथ में रहती ही हैं। और कई बार क्या होता है, अगर आपके दादा दादी भी हैं तो 3 पीढ़ियाँ एक साथ साथ में रह रही हैं, और आपके परदादा दादी जिंदा हैं तो 4 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं। तो देखिए, ये जो पीढ़ियाँ होती हैं इनमें इनका एक दूसरे के साथ खून का या विवाह का या मैंने आपको बताया था गोद लेने का रिश्ता हो सकता है। इसका एक अपवाद है। क्या अपवाद है? कि जो 2 वयस्क पति पत्नी हैं वो एक ही पीढ़ी के हैं, जहाँ पर ऐसा कपल, मैरिड कपल, जिनके साथ उसके मम्मी पापा, दादा दादी कोई भी नहीं रह रहा और उनके बच्चे भी नहीं हैं, तो वहाँ पर 2 पीढ़ियाँ नहीं होती, वहाँ पर केवल एक ही पीढ़ी है। कौन है? पति और पत्नी। लेकिन यानी तथापि वो भी परिवार की शुरुआत करते हैं, यानी आगे चलकर उनकर भी बच्चे होते हैं, तो फिर वहाँ 2 पीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो अब एक बार हम कर लेते हैं हमारे परिवार का परिचय, हमारी फैमिली का इंट्रोडक्शन। देखिए, आप और आपके सभी सहपाठी अपने अपने परिवारों के साथ रहते हैं। आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपके जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम सब अपनी फैमिलीज के साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो परिवार है वही सोसाइटी की एक मूल इकाई है। तो देखिए, जितने भी बच्चे हैं और वयस्क, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो परिवार है, वो फैमिली है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि परिवार में केवल बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वयस्कों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति परिवार में ही होती है। किसी भी समाज की संस्कृति को बनाए रखने में सबसे अधिक सहायता कौन करता है? परिवार। देखिए, हम परिवार में अपने सांस्कृतिक मूल्य सीखते हैं, उन सांस्कृतिक मूल्यों का ट्रांसमिशन आगे से आगे होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में वो हस्तांतरित होते हैं। तो अगर सांस्कृतिक मूल्यों की हम बात करें और संस्कृति को बनाए रखने की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार की। तो ये सभी बच्चों की
देखभाल और परवरिश द्वारा उनके संपूर्ण विकास में योगदान देता है। देखिए, एक परिवार में ही बच्चे की देखभाल भी होती है और उसकी परवरिश होती है और उसका संपूर्ण विकास होता है, यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट, फिर चाहे वो इमोशनल है, मेंटल है, फिजिकल है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट है, वो एक परिवार के बिना, एक फैमिली के बिना अधूरा होता है। देखिए, हमने जो हमारे पिछले चैप्टर्स किए हैं, अब तक हम 8 अध्याय पढ़ चुके हैं। तो हमने इस बुक में जितने भी हमारे चैप्टर्स पढ़े हैं, हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार पर्याप्त पोषण और अन्य अनुभव, यानी बच्चा जो है उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए, अच्छा खान पान पोषण तो चाहिए ही, साथ में अच्छा जो अनुभव है वो बच्चे की शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल में योगदान देते हैं। यानी आपके माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को, चाचा चाची, बुआ, इन सबको एक अनुभव होता है जिससे आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसकी देखभाल में योगदान मिलता है। इसी प्रकार एक बच्चे के बढ़ने और समाज में एक अच्छा एवं उत्पादक सदस्य बनने के लिए उसमें सकारात्मक सामाजिक भावात्मक अनुभव, संबंध एवं अपनत्व की भावना का होना अनिवार्य है। देखिए, इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपको परिवार में पालन पोषण के साथ साथ प्यार मिलता है, अपनेपन की भावना मिलती है ना, आपके परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध होते हैं, है ना, आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलते हैं, अच्छे आपके इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं, तो आप समाज में एक अच्छे सदस्य के रूप में कार्य करते हैं और एक उत्पादक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन अगर आपको आपके परिवार में अच्छा माहौल नहीं मिलता, आपको आपके परिवार से अपनत्व की भावना नहीं मिलती, कुछ परिवारों में केवल लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, नकारात्मक विचार हैं, संबंध अच्छे नहीं हैं, ऐसे परिवारों में क्या होता है, बच्चा भी अकेला फील करता है, उसका पूर्णतः विकास नहीं होता, उसके जो भावात्मक संबंध होते हैं, उसके जो अनुभव होते हैं वो अच्छे नहीं होते और बच्चा तनाव में होता है, तो वो समाज को एक उत्पादक सदस्य नहीं दे सकता, वो समाज में अच्छा रोल नहीं अदा कर सकता। इसलिए एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है एक परिवार में स्वस्थ वातावरण का होना, स्वस्थ संबंधों का होना, अपनेपन की भावना का होना, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ परिवार बच्चों को ये सभी अनुभव प्रदान करने का प्रयास करता है। देखिए, एक परिवार में ही हम सीखते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को प्यार देना है, एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे को सहयोग करना है ना, मनोरंजन है, कोई भी चीज़ है वो हम किससे सीखते हैं, परिवार से। तो अब बच्चों एक काम कीजिए, आप एक कोई भी इंसिडेंट बचपन से लेकर अब तक का एक ऐसी घटना को याद कीजिए जब आपको बुखार हुआ था, आपकी तबीयत खराब हुई थी, आपको फीवर था, तब आपके माता पिता ने, आपके पेरेंट्स ने किस प्रकार से आपकी देखभाल की थी। आपके माता पिता वर्किंग हैं तो कईयों ने तो हो सकता है छुट्टी ली हो, आपकी माता ने अपना सारा काम छोड़कर हो सकता है आपकी देखभाल की हो, या ऐसा समय जब आप प्रसन्न नहीं थे, आप खुश नहीं थे, आपका मूड खराब था, आप टेंशन में थे, आप तनाव में थे, तब आपके परिवार के दूसरे सदस्यों ने आपको खुश करने के लिए किस प्रकार प्रयास किए थे। कहने का आशय ये है कि एक बच्चे के लिए, एक सदस्य के लिए पूरा परिवार मिलकर कार्य करता है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है या हम किसी भी वजह से तनाव में हैं, खुश नहीं हैं, उदास हैं, हमारा मूड अच्छा नहीं है, तो परिवार के सदस्य पूरी कोशिश करते हैं ये जानने की कि हम खुश क्यों नहीं हैं, हम उदास क्यों हैं, या हमें प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। आपने देखा होगा आपकी मम्मी आपको खुश करने के लिए आपकी फेवरेट डिश बना देती है, या आपके पापा आपको खुश करने के लिए आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो बहुत सारे जने आपके पास बैठे रहते हैं, आपको सांत्वना देते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं। आपके नंबर कम आ जाते हैं तो भी आपको सहयोग दिया जाता है, कोई बात नहीं बच्चों और तैयारी करो, आगे आप अंक हासिल करो। कई बार तो आपको डांटा भी जाता है, क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रेरणा के लिए होता है। तो ये सारे काम
परिवार से होते हैं और यही अनुभव हमें परिवार से प्राप्त होते हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां आपके माता पिता ने, भाई बहन ने या दूसरे सदस्यों ने आपको सांत्वना भी दी है और आपको प्रोत्साहन भी दिया है। आपने देखा होगा जब हम कोई छोटी सी सफलता भी हासिल कर लेते हैं तो परिवार वाले हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और हम उस सफलता में आगे की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार से परिवार न केवल पालन पोषण करते हैं बल्कि आवश्यकता के समय स्थिरता और सहायता भी प्रदान करते हैं। इसलिए हर बच्चे का ये अधिकार होता है कि उसको परिवार में पालन पोषण मिले। लेकिन बच्चों देखिए, अगर आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। कई बार आप उदास हो जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं कि उसके मम्मी पापा ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं, या उसका परिवार बहुत अच्छा है, मेरा परिवार इतना अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आप केवल इसीलिए सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम आप अपने परिवार के साथ तो रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इतने भाग्यशाली नहीं होते जिनके साथ उनके माता पिता रहते हों। बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, कुछ बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, या कुछ के माता की या किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है, या कईयों के माता पिता जीवित तो होते हैं लेकिन दोनों एक साथ एक घर में नहीं रहते हैं। तो अगर आप अपने माता पिता के साथ अपने परिवार में रह रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं जिन्होंने अपने माता या पिता को मृत्यु के कारण खो दिया है। तो ऐसे मामलों में क्या होता है, अगर पिता नहीं है केवल माता है, या माता नहीं है केवल पिता है यानी सिंगल पेरेंट है, तो वो दोनों की ही भूमिका अदा करता है, दोनों का ही दायित्व निभाता है। यानी माता ही माता भी बनती है और पिता भी, और अगर पिता जीवित हैं तो वो पिता और माता दोनों का रोल अदा करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है और ये एक बहुत ही टफ और चैलेंजिंग टास्क होता है। और दादी, नानी, चाची, मौसी ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जो उसमें सहायता करते भी हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कई बार बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कईयों के माता पिता जो साथ में नहीं रह सकते और कई समस्याएं होती हैं, इसलिए उनको अलग अलग रहने का निर्णय भी लेना पड़ सकता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, नौकरी के कारण, स्वास्थ्य के कारण, आपसी मनमुटाव के कारण, कोई भी कारण हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जो बच्चे की देखभाल है, बच्चे का पालन पोषण है, एक पेरेंट के द्वारा किया जाता है, यानी एक ही अभिभावक द्वारा, या माता के द्वारा या पिता के द्वारा किया जाता है। तो जहाँ तक संभव हो बच्चों को उनके परिवार से अलग नहीं करना चाहिए। देखिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक बच्चा है वो अपने परिवार में ही रहे, क्योंकि परिवार से हमें बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, बहुत सारे निर्णय हमें लेने हैं, कैसे लेने हैं ये सीखने को मिलता है, बहुत सारे हमें कार्य किस तरह करने हैं ये सीखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है जो परिवार है वो हमारी प्रथम पाठशाला होती है, हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। अब आप उन बच्चों के बारे में सोचिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण बहुत सारी परिस्थितियों के कारण, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई, वो अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं, वो बेसहारा हो जाते हैं, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। तो वो अपने परिवार में रहने का अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यानी अब अगर उनके माता पिता नहीं हैं, अब वो क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चों क्या होता है, या तो उन्हें किसी के द्वारा गोद ले लिया जाता है या फिर किसी संस्था में उनकी देखभाल होती है। और ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? जिस राज्य में आप रह रहे होते हैं उस राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर आप बेसहारा हो गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी उठाई जाए। तो आपने ऐसे बच्चों या किशोरों को देखा होगा जो बेघर प्रतीत होते हैं, यानी जिनका कोई
घर नहीं होता, होमलेस, है ना। तो उनमें से कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, अपना जीविका यानी पैसे कमाने के लिए या तो घर छोड़ देते हैं या जिस संस्था में वो रह रहे होते हैं उसे छोड़ देते हैं, और कुछ को परिवार त्याग देते हैं या कुछ लापता हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, हम बहुत बार पढ़ते हैं कोई बच्चा या तो ट्रेन से गुम हो जाता है, मेले में भीड़ भाड़ से, या बहुत सारे कारण होते हैं जो बच्चे अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, अनाथ बच्चे। वे साधारणतः अपने मूल परिवारों में नहीं रहते हैं, लेकिन गली में, संस्था में, जहाँ पर भी वो जिन बच्चों के साथ रहते हैं वे उनके लिए परिवार जैसे ही बन जाते हैं। और कुछ बच्चों का भाग्य अच्छा होता है, पुलिस की सहायता से या अन्य लोगों की सहायता से वे अपने परिवार को दोबारा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे दुर्भाग्यवश अपने परिवार को दोबारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम परिवार को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, आपसे अगर परिभाषा पूछी जाए तो आपको क्या शब्द लिखने हैं कि व्यक्तियों का एक समूह, यानी एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जो विवाह के बंधन, मैंने आपको बताया था अभी अभी, या खून के रिश्ते या गोद लिए जाने से बंधकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, एक फैमिली को बनाते हैं। इसे आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा बच्चों। जो पति पत्नी हो सकते हैं, और क्या क्या रिश्ते हो सकते हैं, माता और पिता, पुत्र और पुत्री, भाई और बहन, और अपनी अपनी सामाजिक भूमिकाओं में एक दूसरे के साथ परस्पर व्यवहार करते हैं और एक समान संस्कृति का सर्जन करते हैं। आपने देखा होगा, हमें अपने माता पिता से सीखने को मिलता है हमारी परंपराएं, हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्य, हमारे माता पिता को उनके दादा दादी से, उनके मम्मी पापा से सीखने को मिलता है। तो ये परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर समान संस्कृति का सृजन करते हैं। देखिए, जब आप अपना परीक्षा प्रपत्र भरते हैं, परीक्षा प्रपत्र आपके जो फॉर्म है, कहीं पर भी आपको जब अपनी डिटेल्स लिखनी होती हैं, है ना, वहाँ पर आपको परिवार के मुखिया का नाम लिखना होता है ना। तो आपने किसका नाम लिखा, आप या तो अपने पिताजी का नाम लिखते हैं, अपने पापा का, या अपने अभिभावक का नाम लिखते हैं। अब आप अपने खुद के नाम पर विचार कीजिए। आपका जो नाम है, कैसा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपका नाम क्या है, मैं आपके पूरे नाम की बात कर रही हूँ, है ना। आपका जो पहला नाम है वो आपके माता पिता द्वारा चुना हुआ नाम है। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मेरा नाम है पूनम गिदवानी, तो पूनम जो नाम है ये मेरे माता पिता ने मेरे लिए नाम चुना है। लेकिन बहुतों के लिए दूसरा जो नाम है, यानी कि उपनाम, वो सरनेम कहलाता है। जैसे पूनम गिदवानी में पूनम मेरा पहला नाम है और मेरी सरनेम क्या हुई, गिदवानी। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जैसे नुपुर नारंग, तो नुपुर क्या है, उसका पहला नाम, और नारंग क्या है, उसकी सरनेम। तो ये परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक ही होता है। जो सरनेम होता है, जो उपनाम होता है, वो आपके भाई का, आपके बहन का, है ना, इन सब का एक ही होता है, जिसे हम कहते हैं उपनाम अथवा सरनेम। अगली बार बच्चों फॉर्म भरते वक्त, परीक्षा प्रपत्र या कोई भी डॉक्यूमेंट भरते वक्त अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यह अधिकांशतः पिता के परिवार का नाम होता है। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है अधिकांशतः, यानी आपके जो पिता का सरनेम होता है, पिता का उपनाम होता है, वही आपके भाई का, आपके बहन का, सबका होता है। अधिकांशतः यानी अक्सर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अब आपको लग रहा होगा कि हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता। कई बार कई परिवारों में जो माता का नाम होता है, माता के परिवार का नाम होता है, वो भी चलता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जो ऐसे परिवार हैं उन्हें हम कहते हैं मातृवंशीय परिवार, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तर पूर्व और दक्षिण की जनजातियों में जो दूसरा नाम होता है वो किसका होता है, माता का। ये हम जनजातियों की बात कर रहे हैं, कहाँ पर, देश के उत्तर पूर्व और दक्षिण हिस्सों में। जो परिवार पहचान के लिए पिता के नाम का उपयोग करते हैं, यानी अगर हम
पिता की सरनेम यानी हमारे फादर का जो उपनाम है, जो हमारे दादा का, परदादा का, अगर हम उस सरनेम का, उस उपनाम का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या है, पितृवंशीय परिवार। और अगर हम माता के नाम का उपयोग कर रहे हैं, यानी जो हमारी मम्मी का उपनाम, हमारी नानी का, हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मातृवंशीय परिवार। ये दो प्रकार के प्रकार हैं, आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप नोट कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैट्रिलिनियन एंड मैट्रिलिनियन। तो देखिए ये किस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है कि निर्णायक कौन है, आपके पिता या माता। देखिए यहाँ पर तो अधिकांशतः पिता के परिवार का नाम चलता है, लेकिन बहुत कम फैमिलीज हैं जिनमें माता का भी नाम चलता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि उत्तराधिकार के जो नियम होते हैं वो भी इन्हीं से बने होते हैं। उत्तराधिकार यानी हमारे परिवार में क्या होता है, पिता का उत्तराधिकारी पुत्र को माना जाता है ना, पुत्र का फिर उसके पुत्र को, है ना, और हमारे पिता दादाजी से, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। लेकिन मातृवंशीय परिवार में नानी, फिर उसकी पुत्री, फिर उसकी पुत्री, इस तरह से चलता है। पितृस्थानिक और मातृस्थानिक का आशय आवास व्यवस्था से है। देखिए जो पितृस्थानिक आवास व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, जो पिता का मूल घर होता है, यानी हमारे पिता कहाँ रहते हैं, हमारे दादाजी के साथ या उनके घर में, है ना। और जो मातृस्थानिक परिवार होता है उसमें परिवार कहाँ रहता है, माता के घर में। तो ये दो तरह के आवास हैं, दो तरह के परिवार हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से समझ लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए एक साथ जो व्यक्ति रह रहे हैं उसी के आधार पर ही हमारी फैमिली की, हमारे परिवार की पहचान की जा सकती है कि वो एकल परिवार है या विस्तृत परिवार है। आपने देखा होगा कई न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, कई जॉइंट फैमिली, कई एक्सटेंडेड फैमिली। ये क्या होती हैं, हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आप अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहते हैं, यानी आपके परिवार में कौन है, आपके माता पिता और भाई बहन, बस इसके अलावा कोई नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एकल परिवार। अच्छी तरह से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार यानी कि आपके साथ आपके दादा दादी, चाचा चाची, ये लोग भी रह रहे हैं, तो ये क्या है, विस्तृत परिवार। पहला प्रकार क्या हुआ, एकल, कौन रहा, आपके पेरेंट्स, आप, बस। उसके बाद है विस्तृत यानी एक्सटेंडेड फैमिली, इसमें कौन है, दादा दादी, चाचा चाची, कोई भी साथ में रह सकता है। उसके बाद है संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली। ये वो परिवार है जहाँ कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, विशेष रूप से वैवाहिक दंपति और उनके विवाहित अविवाहित बच्चे और उनके बच्चे भी। यानी आप देखेंगे कि आप बहुत छोटे हैं, आपके माता पिता रह रहे हैं, उनके माता पिता रह रहे हैं, आपके परदादा भी रह रहे हैं, आपकी विवाहित या अविवाहित बुआ रह रही है, तो इस परिवार को हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली। तो 3 टाइप्स हो गए ना, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। इसका आकार बहुत बड़ा हो सकता है और बहुधा एक ही पेशे के होते हैं। हम बात करें जॉइंट फैमिली की, कॉमनली क्या होता है कि बहुत बड़ा परिवार होता है और लगभग, ज़रूरी नहीं है, मैं लगभग की बात कर रही हूँ, सबका जो बिजनेस है, सबका जो पेशा है, व्यवसाय है, वो भी एक ही होता है। देखिए जिन फैमिलीज़ में माता पिता के अलावा अन्य वयस्क भी रहते हैं, वहाँ क्या होता है, जो काम होता है, जो घर का कार्य होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो आपस में बांट दी जाती है। खास करके क्या शामिल होता है उसमें, बच्चों की देखरेख। देखिए बच्चों को संभालना भी आसान काम नहीं है, तो उसे आपस में बांट दिया जाता है ताकि केवल एक ही सदस्य पर बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी नहीं हो। और एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिलीज़, जहाँ क्या होता है, केवल माता पिता हैं और बच्चे हैं, तो वहाँ पर माता पिता ही अक्सर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। तो कुछ परिवारों में आप ये देखेंगे कि हालांकि जो दादा दादी हैं
और दूसरे परिवार के सदस्य परिवार में तो नहीं रहते, लेकिन वे नियमित रूप से वहाँ रहने के लिए आते रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपको मम्मी बताती है कि हमारी दादी या दादा हमारे साथ थोड़े दिन के लिए रहने के लिए आ रहे हैं, या छुट्टियों में हम हमारे दादा दादी के पास चलेंगे, या थोड़े दिन हमारे चाचा चाची हमारे साथ रहेंगे, है ना। तो कभी कभी यदि माता पिता दोनों काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो वे बच्चों को रिश्तेदारों के पास छोड़ जाते हैं। देखिए आजकल का जो दौर है उसमें माता पिता लगभग दोनों वर्किंग होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चों को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो फिर वो क्या करते हैं, जब वो कार्य के लिए जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों के पास या ऐसे किसी व्यक्ति के पास जिन पर उन्हें भरोसा होता है उनके पास वो उन्हें छोड़ देते हैं जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। इसलिए यद्यपि बच्चे एकल परिवार में रह रहे हैं तथापि उन्हें दूसरों के साथ परस्पर क्रियाओं व्यवहारों का अनुभव भी प्राप्त होता है। देखिए कहने का आशय ये रहे कि जो बच्चे एकल परिवार में रह रहे होते हैं उन्हें भी ये अनुभव प्राप्त हो जाता है कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम दूसरों के लिए करेंगे तभी दूसरे हमारे लिए करेंगे, सहयोग की भावना दोनों तरफ से होनी चाहिए। ये बहुत सारे अनुभव भी उन्हें प्राप्त हो जाते हैं एकल परिवार में रहते हुए भी। तो बड़े परिवार के लिए लाभ और हानि दोनों हैं, परंतु सदस्यों की खुशहाली अधिकांशतः संबंधित व्यक्तियों पर निर्भर करती है। देखिए कहने का आशय ये है कि चाहे बड़ा परिवार है या एकल परिवार, उसमें लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि बड़े परिवार में रहने के केवल लाभ हैं या एकल परिवार में रहने के लाभ हैं, दोनों में ही कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी हैं। लेकिन ये केवल और केवल इसी बात पर निर्भर करती है कि वहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनके बीच में संबंध कैसे हैं, खुशहाली कैसी है। कई बार जो संयुक्त परिवार होता है वहाँ पर माहौल इतना खुशनुमा होता है, आपस में सब सदस्य सहयोग की भावना से रह रहे होते हैं, लाभ इतने ज़्यादा होते हैं कि हानि ना के बराबर होती है, तो सब वहीं उसी परिवार में रहना चाहते हैं। लेकिन वहीं कई बार क्या होता है, संयुक्त परिवार के सदस्यों में माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं होता, हर बात पे लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, तो फिर उन्हें लगता है इससे तो एकल परिवार अच्छा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एकल परिवार में कोई हानि नहीं होगी। कई बार माता पिता और बच्चे यानी केवल एकल परिवार होता है, वहाँ भी घर का वातावरण अच्छा नहीं होता, गाली गलौज चल रहा होता है, जिम्मेदारियाँ अच्छे से नहीं निभाई जाती, लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं माता पिता के बीच में। तो ये किस पर निर्भर करता है, संबंधित व्यक्तियों पर कि परिवार में सदस्यों की खुशहाली है या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ये था हमारे फैमिली की इम्पॉर्टेंस और उसका इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे परिवार के कार्य कौन कौन से हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।